हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने काइनेमैटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कंप्लीट किया था, आपको याद होगा। आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ओके, काइनेमैटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए, आप लोग ध्यान देंगे। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में एक्चुअली होता क्या है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का मतलब ये है कि फ्लूइड वहाँ मोशन में है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है फ्लूइड फ्लो, मतलब फ्लूइड मोशन में है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मोशन के बेसिक कॉज को कंसिडर करेंगे। काइनेमैटिक्स पार्ट में हम लोग मोशन के बेसिक कॉज को कंसिडर नहीं कर रहे थे, दैट इज़ फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे थे। लेकिन डायनामिक्स पार्ट में हम लोग फोर्स को कंसिडर करेंगे। ओके, एंड हम लोग यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करके उस फोर्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा होगा कि जो एक्टिव फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप फोर्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में आप किस चीज़ का स्टडी करते हैं, तो आप स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन with the consideration of basic cause of motion, that is force is considered। फोर्स यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। यही मैंने आपको बताया था, डायनामिक्स का मतलब यही होता है। ठीक है, तो चलिए, ये चीज़ तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डायनामिक्स में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं। तो डायनामिक्स में हम लोग फ्लूइड फ्लो का स्टडी करेंगे, फ्लूइड मोशन में होगा और उस फ्लूइड के बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग फोर्स को कंसिडर करते हैं, काइनेमैटिक्स पार्ट में फोर्स कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ और यहाँ पर आप न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ in the direction of flow, न्यूटन सेकेंड लॉ आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे किस डायरेक्शन में, फ्लो के डायरेक्शन में, और फिर आपका फोर्स निकल जाएगा, जो कि क्या है, एक्टिव फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस तरीके से आप आसानी से फोर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था माय डियर बेसिक। ठीक है, और ये आपको सभी लोगों को पता ही है पहले से। चलिए अब इसके आगे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो या स्टेट जेई का एग्ज़ाम हो या एई का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिवाइस के बारे में भी आप पढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि आप यहाँ पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। ठीक है, थोड़ा सा नेवियर स्टोक्स थ्योरम के बारे में भी आप बात करेंगे। फिर लास्ट में आप बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, जिसमें आप वेंचुरी मीटर पढ़ते हैं, ऑरिफिस मीटर पढ़ेंगे एंड पिटोट ट्यूब पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग इन सभी बातों के बारे में स्टडी करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर में कुछ एजम्पशंस लिया गया है, कुछ एज्यूम किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 5 एजम्पशंस है।
और उन पांचों एजम्पशंस को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल यहाँ से पूछा जाएगा। एजम्पशन से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो टोटल 5 एजम्पशंस आर टेकन इन द डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम सभी एजम्पशंस को देखते हैं, ठीक है। देखिए एजम्पशंस, जो फर्स्ट एजम्पशन है माय डियर फ्रेंड, वो है फ्लो इज लैमिनार। फ्लो इज लैमिनार। सेकेंड एजम्पशन इज फ्लो इज irrotational. Flow is irrotational. Third assumption is flow is inviscid. इनविसिड का मतलब ये होता है कि विस्कोसिटी ज़ीरो है। इनविसिड का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड विस्कोसिटी विल बी ज़ीरो, ठीक है। फोर्थ एजम्पशंस लिया गया स्टेडी फ्लो एंड फिफ्थ एजम्पशन इज टेकन विच इज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। ये टोटल 5 एजम्पशंस डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन हर जगह नहीं किए जाएंगे। मैंने आपको बस बताया है टोटल इन्हीं पांचों एजम्पशंस में से एजम्पशंस लिए जाएंगे डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यदि आप इन दोनों एजम्पशंस को कंसिडर कर रहे हैं, यदि आप फर्स्ट 2 एजम्पशंस को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस टाइम जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, यानी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में सिर्फ यही 2 एजम्पशंस लिया जाएगा, फ्लो इज लैमिनार एंड फ्लो इज इरोटेशनल। लेमिनार फ्लो का मतलब आप जानते हैं, इरोटेशनल फ्लो का मतलब जानते हैं, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों एजम्पशंस को जब आप कंसिडर करेंगे तो आपको नेवियर स्टोक्स इक्वेशन मिलेगा, ओके। फिर देखिए, अब इन दोनों एजम्पशंस के साथ अगर एक एजम्पशंस आप और भी ले लेते हैं, दैट मीन्स फ्लो इज इनविसिड, अगर ये एजम्पशंस भी आप ले लेते हैं, तो उस टाइम जो आपका इक्वेशन मिलेगा उसे हम यूलर्स इक्वेशन कहते हैं। यूलर्स इक्वेशन, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो 3 एजम्पशंस का बात हो गया, एंड अब 2 एजम्पशंस और बच रहा है। अगर ये दोनों एजम्पशंस भी आप ले लेते हैं, दैट मीन्स अगर 5 एजम्पशंस हम ले लेंगे, उस टाइम जो हमें इक्वेशन मिलेगा उसे हम बर्नौलीज इक्वेशन कहेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन, यानी माय डियर फ्रेंड बर्नौलीज इक्वेशन में ये 5 एजम्पशंस लिया गया है, ठीक है। यूलर्स इक्वेशन में सिर्फ 3 एजम्पशंस लिया गया है और नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में सिर्फ ये 2 एजम्पशंस लिया गया है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस सभी एजम्पशंस को सीक्वेंस वाइज याद रखिए, सीक्वेंस से याद रखिए कि फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ, फिफ्थ, सीक्वेंस में आप याद रखिए। अगर आप सीक्वेंस में याद नहीं रखेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में लेमिनार फ्लो होगा, इरोटेशनल फ्लो होगा, लेकिन यूलर्स इक्वेशन में क्या होगा? तो यूलर्स इक्वेशन में आपका ये दोनों तो रहेगा ही, लेमिनार फ्लो तो होगा, इरोटेशनल फ्लो भी होगा, एंड साथ ही साथ आपका फ्लो इनविसिड हो जाएगा, मतलब फ्लूइड का विस्कोसिटी वहाँ पर 0 होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा? यूलर्स इक्वेशन। एंड इस 3 एजम्पशंस में अगर ये 2 एजम्पशंस और भी ले लिया जाए, ठीक है, तो मतलब 5 एजम्पशंस जब आप कंसिडर करेंगे तो उस टाइम आपको बर्नौलीज इक्वेशन मिलेगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यूलर्स इक्वेशन में यदि ये 2 एजम्पशंस ले लिया जाए तो हमें बर्नौलीज इक्वेशन मिल जाएगा। एंड
नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में यदि हम एक एजम्पशंस ये वाला फ्लूइड इज इनविसिड, ये एजम्पशंस हम ले लेते हैं तो हमारा नेवियर स्टोक्स इक्वेशन क्या बन जाएगा, यूलर्स इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो ये सभी एजम्पशंस को आपको ध्यान में रखना होगा और सीक्वेंस वाइज याद रखना होगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब याद कीजिए, मैंने आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में क्या बताया था कि वो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। यहाँ पर भी आप 3 इक्वेशन देख रहे हैं, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये किस चीज़ का कंजर्वेशन हमें देगा, प्रोवाइड करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, ये इसे हम लोग मोमेंटम इक्वेशन कहते हैं। मोमेंटम इक्वेशन मतलब नेवियर स्टोक्स इक्वेशन हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देगा, ठीक है। उसी तरह यूलर्स इक्वेशन को भी हम लोग मोमेंटम इक्वेशन कहते हैं। मोमेंटम इक्वेशन यानी यूलर्स इक्वेशन भी हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देगा। लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन जो होता है ये आपका एनर्जी इक्वेशन कहलाता है। ये आपका एनर्जी इक्वेशन कहलाता है क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताएगा। बर्नौलीज थ्योरम टेल अस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूटी इक्वेशन टेल अस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मास। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यूलर्स इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बट बर्नौलीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कुछ पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नेवियर स्टोक्स इक्वेशन एंड यूलर्स इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यूलर्स इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड, कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है, कहीं पर भी आप फ्लूइड फ्लो देख रहे हैं तो जनरली वहाँ पर तीन फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। जनरली वहाँ पर 3 फोर्स प्रेजेंट होगा, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स एंड विस्कस फोर्स। अब आप सोच रहे होंगे सर इनर्शिया फोर्स नहीं होगा, तो माय डियर फ्रेंड इनर्शिया फोर्स तो हर जगह होगा, उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी। कहीं फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ इनर्शिया फोर्स होगा, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाकी का जो फोर्स है, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स एंड विस्कस फोर्स, ये तीनों, इस तीनों में से कोई 2 कहीं पर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि तीनों का तीनों हर जगह प्रेजेंट हो। जैसे पाइप में फ्लो हो रहा है तो वहाँ प्रेशर फोर्स हो सकता है एंड विस्कस फोर्स हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स तो नहीं होगा। वही चीज़ अगर सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा हो, ओपन सरफेस है, वहाँ फ्लो हो रहा हो तो वहाँ ग्रेविटी फोर्स होगा, ठीक है। विस्कस फोर्स हो सकता है कि वहाँ प्रेशर फोर्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन इनर्शिया फोर्स तो हर जगह होगा। अगर फ्लूइड आगे बढ़ रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इनर्शिया फोर्स तो होगा ही वहाँ पर। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जनरली अगर कोई भी फ्लूइड मोशन में है तो वहाँ पर 3 तरह का फोर्स प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जनरली 3 forces are present in any fluid flow. कौन सा 3 फोर्स होगा जी? कौन सा 3 फोर्स होगा देख लीजिए। प्रेशर फोर्स, आप इसे FP लिखेंगे, FP। फिर ग्रेविटी फोर्स, यानी FG एंड विस्कस फोर्स। अब देखिए, अब ध्यान देना है। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं कि बाबू ये बताइए कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में कौन सा फोर्स कंसीडर किया जाएगा। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में कौन सा फोर्स कंसीडर किया जाएगा। तो माय डियर, ये तीनों फोर्स
नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यूलर्स इक्वेशन में क्या होता है, तो याद कीजिए एजम्पशंस, थर्ड एजम्पशंस क्या था, फ्लो इज़ इनविसिड, यानी यूलर्स इक्वेशन में आपका फ्लो इनविसिड हो जाता है, फ्लो का विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाता है। जब विस्कोसिटी ही ज़ीरो है तो विस्कस फोर्स भी तो ज़ीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो यूलर्स इक्वेशन में सिर्फ दो फोर्स को आप कंसिडर करेंगे, प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। विस्कस फोर्स विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द केस ऑफ यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन के केस में विस्कस फोर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आइए देखिए, इन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स एंड विस्कस फोर्स all are taken into consideration, all are taken into consideration, but in Euler's equation, यूलर्स इक्वेशन में क्या होगा जी, विस्कस फोर्स जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ओनली प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, बात समझ में आ गया? तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। यूलर्स इक्वेशन में आपका विस्कस फोर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में तीनों फोर्स कंसिडर किया जाएगा, वहाँ पर कोई भी फोर्स जीरो नहीं होगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आसानी से पूछा जाता है। चलिए, तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी, एजम्पशंस के बारे में हमने देखा, फिर यूलर्स इक्वेशन एंड नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में क्या डिफरेंस हैं ये मैंने बताया आपको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द स्ट्रीम लाइन क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें एक डेरिवेशन करना होगा, लेकिन हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन आपके काम का चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, तो हमें देखना है कि जब स्ट्रीम लाइन के अलोंग फ्लो होगा, ये स्ट्रीम लाइन है, इसी के अलोंग फ्लो हो रहा है। आपने पढ़ा है कि स्ट्रीम लाइन के अलोंग ही फ्लो होता है, तो इसी स्ट्रीम लाइन के अलोंग हमें यूलर्स इक्वेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो आइए देखिए, यहाँ पर आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए वाटर फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है। हम क्या करेंगे, वाटर का एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। लेट अस एज्यूम ए फ्लूइड एलिमेंट, लेट अस कंसिडर ए फ्लूइड एलिमेंट ऑफ लेंथ ds। ये फ्लूइड एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जिसका लेंथ ds और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका dA है, dA। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो इस फ्लूइड एलिमेंट का टोटल वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एंड यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा जिसे हम लोग सिंपली P इंटू DA बोल दे रहे हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रेशर P काम कर रहा है, तो उसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका एरिया कितना है DA, तो DA से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये फोर्स हो गया। तो यहाँ पर कितना फोर्स काम करेगा, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ प्रेशर P है,
तो यहाँ से यहाँ तक आने में प्रेशर में थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स P प्लस डी पी इंटू क्या हो जाएगा, एरिया dA। तो ये दोनों फोर्स तो आपने दिखा दिया। अब यहाँ पर वेट के बारे में बात करते हैं। वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू जी। मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए इसका लेंथ ds है, एरिया कितना है dA। तो dA इंटू ds अगर कर देंगे, dA क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस एलिमेंट। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में यदि हम लोग ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वॉल्यूम हो जाएगा, दिस इज़ वॉल्यूम। और वॉल्यूम में जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास हो गया, और मास में जब g से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वेट हो गया, दिस इज़ योर वेट। फिर यहाँ पर देखिए इसको आप रिजॉल्व करेंगे, इसको आप रिजॉल्व करेंगे ना जी, इसको आप रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो एक पार्ट कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। बात समझ में आ गया। तो यानी यहाँ पर देखिए ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इस डायरेक्शन में है और ये फोर्स उस डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेट फोर्स को जीरो कर देंगे, नेट फोर्स विल बी ज़ीरो। और इन तीनों फोर्स को हम लोग वहाँ पर लिखेंगे और फिर आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए लास्ट में आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा। चूँकि हम डेरिवेशन पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, बस मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह हम लोग डेराइव करेंगे। तो जब आप इस तरह लिखेंगे और सभी फोर्स को लिखकर जीरो के बराबर कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, dP बाय रो प्लस वी डी वी प्लस जी डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको लास्ट में ये इक्वेशन मिलेगा, और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं यूलर्स इक्वेशन फॉर एसटीडी फ्लो। अब आप बोलेंगे सर यूलर्स इक्वेशन में तो एसटीडी फ्लो नहीं था, यूलर्स इक्वेशन में तीन ही एजम्पशंस था, फ्लो इज लेमिनार, फ्लो इज इरोटेशनल एंड फ्लो इज इनविसिड। तो तीन एजम्पशंस पर डेरिवेशन आप करेंगे तो यहाँ पर आपका एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो उसे हम लोग सिंपली जनरलाइज्ड यूलर्स इक्वेशन कहेंगे, बट वो आपके काम का चीज़ नहीं है। तो उसमें हम जब स्टेडी फ्लो कंसीडर कर लेंगे तो फिर आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड यूलर्स इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो। और मैं आपको बता दूं एसएससी जेई में सेम यही एक्सप्रेशन पूछा गया है, ऑप्शन में यही आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्टेडी फ्लो क्या होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है माय डियर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका एक्सप्रेशन है। अब देखिए यूलर्स इक्वेशन में तीन एजम्पशंस था, मैंने बता दिया। उसके बाद दो एजम्पशन और भी था, एसटीडी फ्लो, वो तो आपने ले लिया। यानी ये जो एक्सप्रेशन मिला है इसमें चार एजम्पशन आ चुका है, इस इक्वेशन में चार एजम्पशंस लिया जा चुका है, लेमिनार फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, उसके बाद आपका इनविसिड फ्लो एंड स्टेडी फ्लो। चार एजम्पशंस आप ले चुके हैं। अब एक ही एजम्पशंस और बच रहा है ना, कौन सा, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। यानी यदि यहाँ पर हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, बर्नौलीज थ्योरम। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही एजम्पशंस बच रहा है। तो आइए माय डियर फ्रेंड वो भी हम लोग देख लेते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पर एक और एजम्पशंस को कंसीडर करेंगे, ध्यान देंगे आप। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, आप उसे इंटीग्रेट कीजिए तो क्या होगा देखिए। सो dP बाय रो प्लस
वी डी वी प्लस जी डी जेड, यहाँ पर जीरो है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। अब देखिए, अब चूंकि इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर डेंसिटी है, तो हम क्या करेंगे, एक और एजम्पशंस लेंगे, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए क्या होता है माय डियर, डेंसिटी कांस्टेंट हो जाता है। हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो एज्यूम कर रहे हैं तो डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, मतलब हम डेंसिटी को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये बाहर आएगा तो 1/ρ और dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, p, यानी क्या मिलेगा हमें, p/ρ प्लस v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v²/2, g बाहर आ जाएगा यानी gz इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया है माय डियर, एक एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है और इस एक्सप्रेशन को आप क्या कहेंगे, बर्नौलीज थ्योरम कहेंगे। दिस इज योर बर्नौलीज थ्योरम। बात समझ में आया? चलिए हम लोग बर्नौलीज थ्योरम का 3 फॉर्म देखेंगे, 3 फॉर्म देखेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। आज के सेशन में हम नहीं देखेंगे, आज के सेशन में हम सिर्फ बर्नौलीज थ्योरम होता क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसका जो तीनों फॉर्म है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्म आपका ये आ गया, दिस इज योर बर्नौलीज थ्योरम। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, यदि आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन देखिए, आप क्या कर रहे हैं, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, P प्लस ये क्या आ जाएगा, ρv²/2, और ये क्या आ जाएगा, ρgz। और यहाँ पर भी आप रो से मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेंसिटी का वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, जब आप इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। देखिए माय डियर एक और इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है। इस इक्वेशन को भी हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ 2 ही फॉर्म आज देखेंगे, 3rd फॉर्म मैं आज आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो 2 फॉर्म देखिए, बर्नौलीज थ्योरम का 2 फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देना है, यहाँ पर होता क्या है, mgz को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखेंगे आप, mgz इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, m/v को आप क्या कहेंगे, रो, यानी ρgz इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यही कहेंगे ना जी, यही कहेंगे। यहाँ पर ρgz लिखा हुआ है तो ρgz को आप क्या कहेंगे, यानी ये टर्म क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरह ρv²/2 काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। वह यहाँ पर भी वॉल्यूम से डिवाइड किया गया है, मतलब हाफ ρv², यानी दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरह ये P क्या है, P है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आइए देखिए, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस इज योर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आप क्या देख रहे हैं, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ गया, मतलब टोटल एनर्जी, इन तीनों के समेशन को हम क्या कहेंगे, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये कांस्टेंट है, मतलब यदि किसी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो में हर एक पॉइंट पर, एट ईच एंड एवरी पॉइंट, द समेशन ऑफ दिस ऑल टर्म्स विल बी कांस्टेंट। मतलब फ्लो में किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लीजिए,
ये पूरा टर्म का वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। इसी थ्योरम को हम बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। अब आप सोचिए कि फ्लो हो रहा है और हर एक पॉइंट पर ये वाला एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है। जितना एनर्जी यहाँ पर है उतना ही एनर्जी यहाँ पर, उतना ही एनर्जी यहाँ पर। दैट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसीलिए बर्नौलीज थ्योरम हमें क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। बात समझ में आ गया? चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो क्या हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम रहेगा? तो माय डियर याद कीजिए एजम्पशंस क्या लिया गया है। फ्लो इज इनविसिड। आपने ये एज्यूम किया है कि फ्लूइड का विस्कोसिटी 0 है। विस्कोसिटी के कारण ही तो एनर्जी का लॉस होगा। विस्कोसिटी का मतलब क्या है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो जब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ही 0 काम कर रहा है तो एनर्जी लॉस कैसे होगा? एनर्जी लॉस तो होगा ही नहीं। और जब एनर्जी लॉस नहीं होगा तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द फ्लो टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। बात समझ में आ गया? तो इसी इक्वेशन को हम बर्नौलीज इक्वेशन कहेंगे। एंड बर्नौलीज इक्वेशन इज वैलिड फॉर आइडियल फ्लो। आइडियल फ्लो के लिए वैलिड है। आइडियल फ्लो का मतलब लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है। जब लॉस नहीं होगा तो उस फ्लो को हम आइडियल फ्लो कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? बर्नौलीज इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को भी देख के बोल सकते हैं ये GZ है, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास है। यानी यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में एनर्जी पर यूनिट मास के फॉर्म में है। इस इक्वेशन में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में है। एक और इक्वेशन होता है, एक और फॉर्म होता है, उसमें एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में होगा। देखेंगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए माय डियर, तो बर्नौलीज इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा? देखिए, अंडर 5 assumptions the summation of pressure energy, kinetic energy and potential energy पर यूनिट वॉल्यूम। अभी मैं सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप मास भी बोल सकते हैं, पर यूनिट मास भी बोल सकते हैं, पर यूनिट वेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है? पर यूनिट मास के फॉर्म में। एक और इक्वेशन आएगा वो पर यूनिट वेट के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। पर यूनिट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट at each and every point in the flow ओके, यही इसका स्टेटमेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। दिस इज कॉल्ड Bernoulli's theorem, which is basically the conservation of energy. तो यही था माय डियर बर्नौलीज इक्वेशन। एंड आई होप कि आपको बर्नौलीज इक्वेशन समझ में आ चुका है। ठीक है, मतलब कहीं पर भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये पाइप है, मान लीजिए इसमें फ्लो हो रहा है, तो फ्लो में
कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, कोई भी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, इस टर्म का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इस टर्म का वैल्यू हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा, ठीक है। यही है बर्नौलीज इक्वेशन, और ये इक्वेशन सिर्फ आइडियल फ्लो के लिए वैलिड है, बाकी दूसरे फ्लो के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड का विस्कोसिटी हम लोगों ने 0 कंसिडर किया है। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इसका थर्ड फॉर्म देखेंगे, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए माय डियर, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।